2 शताब्दी पहले यूरोपीय विद्वानों के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य ने फूट डालो और राज करो की अपनी परखी हुई नीति का उपयोग करके भारत को खंडित कर दिया था। इंडिया आज़ाद है, लेकिन भारत नहीं। वास्तव में स्वतंत्र भारत के लिए हमें इसके अतीत और इसके सच्चे इतिहास से सबक लेना होगा। आइए इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों। भारत पहला राष्ट्र नहीं था जिसे यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने फूट डालो और राज करो की नीति का उपयोग करके विभाजित किया था। स्पेनिश ने स्थानीय एस्टिक जनजातियों के बीच अंदरूनी लड़ाई को प्रोत्साहित करके मेक्सिको के एस्टिक साम्राज्य को नष्ट कर दिया। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष इस बात का उदाहरण है कि कैसे बाहरी लोगों ने स्थानीय विवाद का फायदा उठाया। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जहां उपनिवेशवादियों ने समुदायों की शांति और संस्कृति को नष्ट करके उनके बीच तनाव पैदा किया। 1000 ईस्वी के बाद से भारत, विशेषकर उत्तर पश्चिम पर विभिन्न आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और शासन किया। सबसे पहले इस्लामी आक्रमणकारी आए जब 711 ईस्वी में अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन 1000 ईस्वी के बाद 998 ईस्वी और 1030 ईस्वी के बीच लगातार इस्लामी राजवंशों द्वारा आक्रमण की लहरें चलीं। लेकिन इस्लामी आक्रमणकारियों का मुख्य सरोकार था भारत को उसकी संपत्ति के लिए लूटना, इस्लाम को बलपूर्वक फैलाना और कब्रों, किलों या संस्मरणों जैसे स्थायी प्रतीकों के माध्यम से अपनी महानता का लेखा जोखा छोड़ना। इन आक्रमणकारियों ने हिंदू और बौद्ध मंदिरों, विश्वविद्यालयों और साहित्य को नष्ट कर दिया, लेकिन वे भारत के लोगों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना को नहीं बदल सके। लेकिन यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा भारत को जो नुकसान पहुंचा गया था, वह इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा भारतीयों पर की गई हिंसा से कहीं अधिक गंभीर था। यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने बड़ी चालाकी से गलत सूचना फैलाकर भारतीयों को उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं, उनके निवास के आधार पर विभाजित कर दिया। 2 सदी पहले बनाए गए उन झूठे सिद्धांतों के कारण भारत आज भी विभाजित है। यूरोपीय लोगों ने भाषा और नस्ल को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करके भारत का उपनिवेश किया। इसके मुख्य दोषी थे ईस्ट इंडिया कंपनी और भाषा और संस्कृति का अध्ययन करने वाले यूरोपीय विद्वान। यूरोपीय विद्वानों ने सबसे पहले यह धारणा बनाई कि एक प्राचीन प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा थी जिसकी उत्पत्ति सेंट्रल एशिया में हुई थी। उसके अनुसार उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन सभी ही इस भाषा से निकले हैं और सेंट्रल एशिया के निवासी ही संस्कृत को भारत में लेकर आए। अब बात करते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में। इन विद्वानों ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि भारत के मूल निवासी जंगली और अशिक्षित आदिवासी थे। संस्कृत बोलने वाले आर्यनों ने 1500 बीसी में सेंट्रल एशिया से भारत की ओर यात्रा की और भारत के जंगली आदिवासियों को गुलाम बनाया, जिन्हें दस्यु और द्राविड़ कहा जाता था। अंततः इन विद्वानों ने सुझाव दिया कि भारत के उत्तरी भाग में आर्य बसे और भारत के दक्षिण में द्राविड़। यह कल्पना आज भी भारतवासियों को विभाजित करती है। इससे भी बुरी बात यह है कि इसके बाद जर्मन भाषाशास्त्री मैक्स म्यूलर ने यह स्थापित किया कि भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ ऋग्वेद स्वयं 1200 बीसी में इन विदेशी आर्यनों ने लिखा था। आखिरकार भारत की भाषा, इसकी संस्कृति और इसकी पहचान छीन ली गई, जिससे ब्रिटिश राज द्वारा भारत पर पूर्ण आक्रमण का मंच तैयार हुआ। 1947 में भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन गया, लेकिन हम भारतीय उन कहानियों पर विश्वास करते हैं जो यूरोपीय विद्वानों ने हमारे राष्ट्र के बारे में गढ़ी थी। अब समय आ गया है कि हम अपने वास्तविक इतिहास और पहचान को समझें। क्या आप जानते हैं कि भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान बाहरी लोगों ने दिया था? दोनों नाम सिंधु नदी के आधार पर दिए गए थे। सिंधु नदी पश्चिमी तिब्बत से बहती हुई आधुनिक पाकिस्तान में कराची को पार करके अरब सागर में मिलती है। 326 बीसी में जब यूनानी पहली बार भारत पहुंचे तो उन्होंने सिंधु नदी के पार की भूमि के लिए इंडोस शब्द का प्रयोग किया और इंडोस से यूरोपीय लोगों ने हमारे राष्ट्र का नाम इंडिया रखा। इसी प्रकार फारसियों ने नदी के आसपास की भूमि को हिंदू कहा।
हमारे देश के ये सभी नाम बाहरी लोगों द्वारा दिए गए हैं और ये भारत की संस्कृति या प्राचीन सभ्यता को पूरी तरह से नहीं दर्शाते हैं। भारत के वास्तविक इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें इसके नाम भारत की उत्पत्ति के बारे में जानना होगा। हम सभी मानते हैं कि भारत प्राचीन है, लेकिन वास्तव में यह नहीं कह सकते कि इसकी सभ्यता कितनी पुरानी है। हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद और पुराण भारत के क्षेत्रीय और सभ्यतागत इतिहास के विस्तार से व्याख्या करते हैं और यूरोपीय विद्वानों के द्वारा गढ़ी कहानियों का खंडन भी करते हैं। संस्कृत हमारे पूर्वजों की भाषा थी, जिन्होंने हमारे ग्रंथों की रचना की। यद्यपि वेदों और पुराणों की रचना एक दूसरे से हजारों साल पहले हुई थी, फिर भी दोनों में भारतास और भारतवर्ष के बारे में बताते हैं। पुराणों का लिखित अनुवाद 200 BC और 200 ED के बीच हुआ, लेकिन उनकी रचना तो पहले ही हो चुकी थी। इनमें भारतवर्ष की उत्पत्ति, भव्यता और भौगोलिक सीमा के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। भागवत में कहा गया है, प्रियव्रत पहले मनु के पुत्र थे, जिन्हें स्वयंभुव कहा जाता था। उनके पुत्र का नाम अग्निध्र था और उनके पुत्र का नाम नाभि था और उनके पुत्र का नाम ऋषभ था, जो माना जाता है कि वासुदेव के सार से पैदा हुए थे। उनके 100 पुत्र थे, जो वेदों में पारंगत थे। उनमें से सबसे बड़े पुत्र भारत थे, जिनके नाम पर इस भूमि को भारतवर्ष कहा जाता है। वायु पुराण में अध्याय 33 में भी राजा भारत के वंश का वर्णन किया गया है। इसमें भारत राष्ट्र के बारे में बताया गया है, जो राजा भारत द्वारा शासित था। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में कन्याकुमारी के बीच स्थित भारत प्राचीन सांस्कृतिक निरंतरता को भी दर्शाता है। भारत के दक्षिणी सिरे पे कुमारी नामक शहर था, जो वर्तमान में कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। देवी दुर्गा की अर्चना कुमारी नाम से भी की जाती है। यह और भी आश्चर्यजनक है कि वायु पुराण के अध्याय 45 में बताया गया है कि भारतवासियों को भारतीय कहा जाता था। सोचने वाली बात है कि 2000 साल पहले पुराणों ने हमें भारतीय सभ्यता के संस्थापकों, उनके राष्ट्र और उनके लोगों के बारे में बताया। हम भले ही खुद को भारतवासी, भारतीय या भारतीय कहें, लेकिन हम भारत की सभ्यता के लोग हैं। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद में भारतास के बारे में यह बताया गया है कि वे उस क्षेत्र में रहते थे जिसे हम आज हरियाणा के नाम से जानते हैं। पंजाब के रवि नदी पर लड़ा गया 10 राजाओं का महायुद्ध, जिसे 10 रजन कहा जाता है, उसका सजीव वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। भारतास ने राजा सुदास के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, वहां के 10 शक्तिशाली जनजातियों से युद्ध किया और उन्हें हराया। सरस्वती नामक एक पौराणिक नदी भारत को उसके प्राचीन इतिहास से जोड़ती है। सरस्वती नदी का वर्णन केवल हमारे वेदों में ही नहीं, बल्कि वामन पुराण में भी किया गया है, परंतु कोई भी प्रमाण न मिलने के कारण ऐतिहासिक विवरण में इस नदी को नजरअंदाज कर दिया गया। ISRO या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2014 में कुछ ऐसा किया कि सब कुछ बदल दिया। सैटेलाइट इमेजिंग व अन्य वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करके ISRO ने सतलुज और यमुना के बीच सरस्वती नदी के मार्ग का पता लगाया। अध्ययन से पता चला कि लगभग 6000 BC में सरस्वती पूर्ण महिमा में बहती थी। नदी हिमालय से उत्पन्न होकर और सतलुज, यमुना, चौटांग जैसी कई सहायक नदियों के साथ सिंधु गंगा के मैदानों के पश्चिमी भाग से बहती थी। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों से होकर गुजरात में रन ऑफ कच्छ तक बहती थी। हिमालय क्षेत्र में जलवायु और टेक्टोनिक परिवर्तनों के कारण यह नदी बाद में सूख गई और 3000 BC के आसपास गायब हो गई। इस खोई हुई नदी के अवशेष अभी भी उपरोक्त राज्यों में पैलियो चैनल के रूप में संरक्षित हैं। इस प्रकार ISRO ने इस प्राचीन नदी के इतिहास को हम तक पहुंचाया और साथ ही वेदों और पुराणों के ऐतिहासिक खातों के रूप में स्थापित किया। साथ ही साथ ISRO ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया।
सरस्वती नदी की खोज ने यह दर्शाया कि आर्यन नामक हमलावर जाति द्वारा भारत पर कोई आक्रमण नहीं किया गया था। मैक्स म्यूलर के आर्यनों को नदी के मार्ग का और उसकी परिस्थिति का कोई अंदाजा ही नहीं होता अगर उन्होंने वास्तव में 1200 बीसी में ऋग्वेद की रचना की होती, क्योंकि अब हम जानते हैं कि सरस्वती नदी का पानी तो 3000 बीसी में ही सूख गया था। तो यह स्पष्ट है कि जिन हमलावर आर्यनों की बात मैक्स म्यूलर ने करी, उन्होंने वेदों की रचना नहीं की थी। अब यह भी जान लेते हैं कि वास्तव में कोई बाहरी आर्यन रेस थी ही नहीं, और यह यूरोपीय लोगों द्वारा गढ़ी गई आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी एक साजिश थी भारत को बंदी बनाने के लिए। सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से सरस्वती नदी के पेलियो चैनल या नदी के प्राचीन मार्ग के आसपास कई हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा स्थलों की खोज की गई है। हड़प्पा सभ्यता अपने आप में कम से कम 8000 साल पुरानी है। इससे पता चलता है कि ऋग्वेद की रचना करने वाले भारतीय लोग हड़प्पन्स के साथ सद्भाव में हजारों वर्षों से अस्तित्व में रहे। सरस्वती नदी प्रणाली की खोज वास्तव में नदी के वैदिक और पौराणिक विवरणों से मेल खाती है, जिससे इन शास्त्रों को ऐतिहासिक खातों के रूप में स्थापित करने में मदद मिलती है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से मेरे दर्शकों को भारत के प्राचीन इतिहास की एक झलक मिली होगी। अंत में बस यही कहना चाहता हूं कि भारत के इतिहास से तो हम अवगत हो गए, पर इस देश को भूमंडल का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का उत्तरदायित्व हम सभी का है। जब तक हम एक हैं, इस राष्ट्र को प्रगति की चरम सीमा तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जय भारत।